ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। महारानी के मुंह से रोहित का नाम सुनते ही अनिका की सांसें जम गई। अनिका वहीं बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी। तभी अचानक अनिका के कानों पर एक और आवाज पड़ी। जिस दिशा में खड़ी थी वहां से अनिका को सिर्फ महारानी और उनका मैनेजर ही नजर आ रहे थे। महारानी के सामने कोई लड़की खड़ी थी जिसे अनिका देख नहीं पा रही थी। उस लड़की ने महारानी से कहा, आपने फिर से मेरे सामने रोहित का नाम लिया। आप जानती हैं कि मुझे उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं है। अनिका ने दरवाजा थोड़ा और खोला और देखा तो अनिका की नजर महारानी की गोद ली हुई बेटी आलिसा पर पड़ी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि आलिसा रानी माँ की मुंह बोली बेटी थी और महारानी आलिसा को बेहद प्यार करती थी। आलिसा इंडियन ओरिजिनल की लड़की थी जिसकी वजह से कुछ सालों पहले महारानी ने आलिसा की शादी की बात रोहित से करनी चाहिए थी। मगर उस वक्त महारानी के घर वालों ने यह कहकर महारानी को इस रिश्ते से रोक लिया था कि चाहे रोहित मारवा कितना भी पैसे वाला बिजनेसमैन हो, उसकी रगों में रॉयल फैमिली का खून नहीं दौड़ रहा है। और भले ही महारानी ने आलिसा को गोद लिया था, मगर अब आलिसा रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी। उसके बाद जब आलिसा को पता चला कि रोहित ने अनिका को अपना जीवन साथी चुना था, तब से लेकर अब तक आलिसा के मन में हमेशा ही ये बात तीर की तरह चुभ रही थी। भले ही आलिसा जानती थी कि वह रोहित से शादी नहीं कर पाएगी, मगर आलिसा के दिल में कहीं न कहीं रोहित के लिए जगह बन चुकी थी और वह रोहित को भुला नहीं पा रही थी। अगर उस पर महारानी और रॉयल फैमिली के एहसान नहीं होते तो वह सारे बंधन तोड़कर रोहित के पास चली जाती। यह माना जा रहा था कि महारानी के बाद रॉयल फैमिली की क्वीन आलिसा ही बनने वाली थी, इसलिए अभी से रॉयल फैमिली के सभी लोग आलिसा को ही अपनी क्वीन मानने लगे थे। बस कुछ ही समय की बात थी, असली क्वीन के गुजर जाने के बाद उनके सिंहासन पर आलिसा बैठने वाली थी और इसीलिए आलिसा को प्रिंसेस कहलाना पसंद नहीं था। प्रिंसेस की पदवी लतिका को दे दी गई थी। आलिसा अभी से अपने आप को क्वीन मानने लगी थी। आलिसा को वहां देखकर अचानक अनिका के मन में भी कई सवाल उठने लगे। क्या असली क्वीन की आड़ में आलिसा ही क्रिस्टोफर की ऑर्गेनाइजेशन को चला रही थी? क्या आलिसा पावर ड्रग के पीछे पड़े खतरनाक दुश्मनों की सरदार थी? अनिका के मन में कई सारे सवाल उठने लगे, मगर सबसे गहरा सवाल जो अनिका के दिमाग में इस वक्त एक हथौड़ी की तरह पड़ रहा था, वह यह था, क्या सचमुच द किंग रोहित मारवा था? अनिका बड़े ही ध्यान से कमरे में होने वाली बातों को सुनने लगी। महारानी आलिसा के साथ कुछ बात करने ही वाली थी कि अचानक आलिसा का फोन बजने लगा। आलिसा ने फोन उठाकर बड़ी ही मीठी आवाज में कहा, मेरी बच्ची लतिका, क्या कर रही हो तुम? आलिसा ने फोन लाउड स्पीकर पर रख दिया था ताकि महारानी भी लतिका की आवाज अच्छी तरह से सुन सके। नन्ही सी लतिका ने लाउड स्पीकर के जरिए आलिसा और महारानी से कहा, मैं आप दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं जल्द से जल्द आपके पास आना चाहती हूँ। आलिसा ने मुस्कुराते हुए इस बात का जवाब देते हुए कहा, अब 2 दिनों की बात है, 2 दिनों में तुम हमारे पास वापस आ जाओगी। लतिका ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, मगर मैं तो अभी से मिस कर रही हूँ तुम दोनों को। लतिका की आवाज सुनकर महारानी के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आलिसा ने लतिका की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम किसे मिस कर रही हो। तुम जरूर अपने दोस्त रिया को मिस कर रही हो और इसीलिए हमारे पास आना चाहती हो ताकि तुम उसे मिल सको। नन्ही सी लतिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो आप मम्मा? मैं तो आपको, महारानी को और मेरी फ्रेंड रिया तीनों को मिस कर रही हूँ। वैसे मैंने महारानी से कहा था कि वह मेरी दोस्त के लिए गिफ्ट तैयार करें। क्या उन्होंने मेरा काम किया? महारानी ने भी लतिका के इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, वाह वाह, अपनी दोस्त की गिफ्ट बराबर याद है तुम्हें। महारानी को आज तक तुमने कभी इतने प्यार से कोई गिफ्ट नहीं दी जितने प्यार से तुम अपनी दोस्त रिया के लिए गिफ्ट तैयार करवाती हो। नन्ही सी लतिका ने महारानी से कहा, ओहो, आप थोड़ी बच्ची हो, आप तो हमारे देश की महारानी हो। भला ऐसी कौन सी गिफ्ट हो सकती है जिसे देखकर आप खुश हो जाओ? आप जब चाहें जो चाहें आपके सामने हाजिर कर दिया जाता है। सरप्राइज उसे दी जाती है जो सरप्राइज हो सकता हो।
आपको सरप्राइज करना तो नामुमकिन है। नन्ही सी लतिका के मुंह से यह बात सुनकर महारानी के चेहरे पर हंसी आ गई। महारानी ने लतिका से कहा, ठीक है, तुम्हारी दोस्त के लिए मैं गिफ्ट अभी तैयार करवा देती हूँ। फोन रखने से पहले लतिका ने फिर से महारानी से कहा, और मेरी दोस्त की मम्मा के लिए आपने कोई गिफ्ट तैयार करवाई? अनिका का नाम सुनते ही आलिशा का चेहरा मुरझा गया। दरअसल बात यह थी कि आलिशा और महारानी दोनों ही अनिका की एरोगेंस बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, मगर दोनों ही अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका रिया की माँ थी और लतिका के लिए रिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। लतिका नाराज ना हो जाए इसलिए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए आलिशा ने लतिका से कहा, हाँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी के लिए भी जरूर गिफ्ट तैयार करवा देंगे। चलो अब फोन रखो, हमें बहुत काम है। लतिका ने फोन पर महारानी और आलिशा को किस देकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लतिका की बातें और रिया का नाम सुनते ही महारानी और आलिशा दोनों के चेहरे पर जिस तरह से मुस्कान आ जाती थी, यह देखकर अनिका कुछ सेकंड के लिए पिघल गई। वह भूल गई कि अभी भी महारानी और आलिशा दोनों ही इस शक के घेरे में थे कि उन दोनों में से कोई एक या दोनों मिलकर खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे थे। वह ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया को तबाह कर सकती थी। अनिका के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसके सामने कई ऐसी बातें खुली थी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। रोहित का किंग होना, आलिशा और महारानी का खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व होना, इन सारी बातें अंदर ही अंदर अनिका को खाए जा रही थी। मगर अनिका जानना चाहती थी कि आखिर और कितने राज छुपे थे महारानी और आलिशा के सीने में, जिन्हें जानना अनिका के लिए बहुत जरूरी था। महारानी ने मैनेजर से कहा, लतिका की दोस्त और उसकी माँ के लिए एक गिफ्ट तैयार कर लिया जाए। मैनेजर ने महारानी से पूछा, क्या आप श्योर हैं कि आप वह बेशकीमती मूर्ति रिया को भेंट में देना चाहती हैं? महारानी को वो मूर्ति विरासत में मिली थी। महारानी के पुरखों ने एक बड़े ही हीरे को कटवा कर एक मूर्ति बनवाई थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिंहासन पर बैठने वाले राजा या रानी को दी जाती थी। जब रिया की नजर उस मूर्ति पर पड़ी तो अनजाने में रिया ने लतिका से वह मूर्ति मांग ली थी। लतिका को महारानी ने बताया था कि एक दिन वह मूर्ति लतिका की होने वाली थी। उसी बात को याद करके लतिका ने वह मूर्ति रिया को देने का प्रॉमिस दे दिया था। महारानी जानती थी कि इतनी बेशकीमती मूर्ति जो खानदानी धरोहर की निशानी थी, वह ऐसे ही किसी को उपहार में भी नहीं दी जा सकती थी। मगर महारानी प्रिंसेस लतिका से बेहद प्यार करती थी और उसकी किसी भी फरमाइश को अधूरी छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखते हुए महारानी ने अपने मैनेजर से कहा, एक मूर्ति ही तो है, दे दो बच्ची को। अब बच्चों से बड़ा क्या है मेरी जिंदगी में। अनिका जो सारी बातें बाथरूम के दरवाजे के पीछे से सुन रही थी, उसके मन में फिर से महारानी को लेकर सवाल खड़े होने लगे। महारानी ने इस बेशकीमती चीज रिया को देने का फैसला किया था। यह सुनकर अनिका के मन में फिर से यह सवाल घूमने लगा कि क्या सचमुच महारानी जैसी औरत इतनी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की मास्टरमाइंड हो सकती थी। अभी अनिका यह सब कुछ सोच ही रही थी कि अचानक आलिशा ने महारानी से कहा, मैं जरा बाथरूम होकर आती हूँ, आप अपने लिए खाना ऑर्डर कीजिए। आलिशा की बात सुनते ही अनिका ने हड़बड़ाकर अपने कदम पीछे लिए। अनिका यहाँ वहाँ देखकर अपने छुपने की जगह ढूंढने लगी, मगर इतने बड़े बाथरूम में भी कहीं अनिका को छुपने की कोई जगह नहीं मिली। तभी अनिका ने सोचा कि वह शावर कर्टन के पीछे जाकर छिप जाएगी। आलिशा बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आने ही वाली थी कि तभी अचानक महारानी के प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। आलिशा और महारानी का मैनेजर दौड़कर दरवाजे के पास गए। अनिका फिर भी बाथरूम के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई थी। दरवाजा थोड़ा सा खोलकर अनिका बाहर होने वाली हलचल देखना चाहती थी। अचानक इतनी जोर जोर से महारानी के कमरे पर कौन नॉक कर रहा था। यह बात अनिका की भी समझ से बाहर थी। जब मैनेजर ने सीसीटीवी में देखा कि उनके कुछ क्लोज सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे के बाहर खड़े थे, तो उन्होंने दरवाजा का एक रिमोट कंट्रोल के जरिए खोल दिया। दरवाजा खुलते ही महारानी का क्लोज सिक्योरिटी गार्ड अंदर आकर कहने लगा, योर मेजेस्टी, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। होटल बिल्डिंग में आग लग चुकी है और आग किसी भी वक्त इस फ्लोर तक पहुंच सकती है। यह बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका ने बाथरूम की खिड़की से जब झांक कर देखा, तब उसे यह बात एहसास हुआ कि नीचे के सारे फ्लोर आग की गिरफ्त में आ चुके थे।
आग की लपटों का फोर्स इतना ज्यादा था जिसे देखकर अनिका समझ गई थी कि वह आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई थी। पहले से ही होटल में हर तरफ आसानी से आग फैले, उसके लिए हर तरफ बारूद बिछाए गए थे। आग तेजी से ऊपर के फ्लोर की ओर आ रही थी। अनिका अब तक समझ चुकी थी महारानी के दुश्मनों ने उन्हें अपने कमरे में ही जलाकर मारने की प्लानिंग की थी। अनिका किसी भी तरह महारानी को बचाना चाहती थी, मगर वह समझ नहीं पा रही थी कि वह महारानी को कैसे भरोसा दिलाए कि वह वहां उन्हें बचाने आई थी। अनिका ने अपनी जेब से मास्क निकालकर अपने चेहरे पर पहन लिया। आग तेजी से ऊपर की ओर फैल रही थी। महारानी के क्लोज सिक्योरिटी गार्ड ने महारानी से कहा, नीचे के फ्लोर पर फायरिंग शुरू हो गई है। इसका मतलब साफ है कि दुश्मन नहीं चाहते कि हम लोग कमरे से बाहर निकलकर नीचे की ओर जाएं। अगर हमने स्टेयरकेस का इस्तेमाल किया तो वह लोग हमें गोलियों से भून देंगे। ऐसी सिचुएशन में लिफ्ट भी काम नहीं करेगी। उन्होंने हमें पूरी तरह से घेर लिया है। सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने महारानी से कहा, मगर आप फिक्र मत कीजिए, हम मरते दम तक आपको बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। यह कहने के बाद वो अपने हाथ में पकड़ी हुई गन को सामने की ओर तानकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके पीछे और सिक्योरिटी गार्ड भी फायरिंग करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद उनमें से एक आदमी वापस आकर महारानी के पर्सनल मैनेजर से कहने लगा, हमारा कोई आदमी बच नहीं पाया। उनके लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह लोग पहले से प्लानिंग करके आए हैं। उन लोगों ने हमें पूरी तरह से घेर लिया है। हमारा बचना लगभग नामुमकिन है। उस आदमी को डांट लगाते हुए महारानी के पर्सनल मैनेजर ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम महारानी के क्लोज सिक्योरिटी ऑफिसर हो, इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? अगर वह लोग तुम्हें गोलियों से मार रहे हैं तो तुम भी उन्हें गोलियों से छलनी कर दो। इस बात पर सिक्योरिटी ऑफिसर ने मैनेजर केविन से कहा, उन लोगों को मरने से डर नहीं लग रहा है। वह मरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वह किसी भी हालत में महारानी को यहाँ से जिंदा बचकर निकलने नहीं देना चाहते। जैसे ही अनिका ने उस सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनी, अनिका बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। अनिका को वहां देखकर महारानी और आलिशा दोनों चौंक गए। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत अपनी गन अनिका की ओर तान दी और एक के बाद एक गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही महारानी का क्लोज सिक्योरिटी गार्ड धड़ाधड़ अनिका पर गोलियां बरसाने लगा, अनिका एक के बाद एक छलांग लगाती हुई पूरे कमरे में एक तेज तरार चीते की तरह यहाँ से वहां उछलने लगी। महारानी अच्छी तरह से जानती थी कि जो लड़की इस वक्त कमरे में घुस आई थी वो और कोई नहीं बल्कि उनकी ही सिक्योरिटी टीम की ब्लैक कैट थी। इसलिए महारानी ने तुरंत अपने क्लोज सिक्योरिटी गार्ड को फायरिंग करने से रोकते हुए कहा, रुक जाओ, ये हमारी ही टीम की है। कमरे के बाहर से आने वाली गोलियों की आवाज अब बढ़ती जा रही थी। अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि आग किसी भी वक्त महारानी के कमरे तक पहुंच सकती थी और कमरे में नजरें घुमाते ही अनिका समझ चुकी थी कि कमरा पहले से रिग्ड था। कमरे में रखी चादरें, कर्टेन, सब कुछ हाईली इन्फ्लेमेटेबल था। दुश्मनों से काफी खतरनाक प्लानिंग कर रखी थी। तभी महारानी का एक और क्लोज सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर कमरे के अंदर आया और महारानी से ऐसे कहने लगा कि उस खतरनाक अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ये हमला करवाया है। उस गार्ड की बात सुनने के बाद मैनेजर केविन ने धीमी आवाज में अपने आप से कहा, इसका मतलब है ये हमला क्रिस्टोफर ने करवाया है। ये कहने के बाद वो मैनेजर मन ही मन कुछ सोचने लगा। अनिका ये सब कुछ सुनकर हैरान रह गई। अनिका समझ रही थी कि महारानी क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की सरदार थी, लेकिन अगर हमला क्रिस्टोफर के ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया था तो इसका मतलब यह था कि क्रिस्टोफर और उसकी ऑर्गेनाइजेशन महारानी के दुश्मन थे। इसलिए अपने मन में चल रही सारी शक की बातें छोड़कर अनिका ने समझा कि इस वक्त उन्हें जिस ड्यूटी पर भेजा गया है उसी को पूरा किया जाए। अनिका ये भी जानती थी कि अविनाश और विनोद भी मेलकम और उसकी टीम के साथ महारानी को बचाने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, मगर आग ऊपर तक पहुंचे उससे पहले अनिका को कोई कदम उठाना होगा। मैनेजर केविन ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, महारानी की जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मनों को ऊपर आने से रोको। उस क्लोज सिक्योरिटी गार्ड ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, दुश्मनों को तो रोक सकते हैं, मगर सर इस बढ़ती हुई आग को कैसे रोके? अगर महारानी को बचाना है तो किसी भी हालत में हमें महारानी को इस कमरे से ले जाना होगा। सारी सिचुएशन का जायजा लेने के बाद मैनेजर केविन भी इतना समझ चुका था कि महारानी को नीचे की मंजिलों पर ले जाना बेहद मुश्किल था और आग हर पल ऊपर की मंजिलों पर बढ़ती जा रही थी।
अभी सभी लोग सोच ही रहे थे कि अगला कदम क्या उठाया जाए कि आग की लपटें महारानी के प्रेसिडेंशियल स्वीट के बाहर दिखाई देने लगी। आग किसी भूखे शेर की तरह कमरे में मौजूद हर शख्स को निगल जाना चाहती थी। इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता या समझ पाता, अनिका ने महारानी और आलिसा का हाथ पकड़ा और उन दोनों को अपने साथ लेकर प्रेसिडेंशियल स्वीट की कांच की खिड़की तोड़ते हुए कमरे से बाहर कूद गई। अनिका को महारानी और आलिसा के साथ कूदते हुए देखकर मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड ने एक जोर की चीख लगाई, मगर जब उन लोगों ने दौड़कर खिड़की के पास जाकर देखा तो अनिका यानी कि ब्लैक कैट ने अपने जंप सूट में लगा पैराशूट खोल दिया था। महारानी और आलिसा दोनों ही अनिका के कंधे को पकड़े हुए थे। एक दुबली पतली सी लड़की में इतनी ताकत हो सकती थी, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। अनिका ने जब अपना जंप सूट बदला था तब अनिका ने खास तौर पर यह जंप सूट इसलिए पहना था क्योंकि वो जानती थी कि अगर किसी भी तरह की मुसीबत में अनिका को ऊपरी मंजिल से छलांग लगानी पड़े तो वो पैराशूट इसे काम आ सकता था। अनिका ने जो पैराशूट लगाया था वो एक स्पेशल पैराशूट था जो कम ऊंचाई से छलांग लगाने पर भी इंसान को गहरी चोट लगने से बचा सकता था। ये पैराशूट अनिका को कैलाश अधिकारी के हेडक्वार्टर से ही मिला था, मगर अनिका नहीं जानती थी कि ड्यूटी के पहले ही दिन अनिका को स्पेशल पैराशूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अनिका महारानी और आलिसा के साथ धीरे धीरे नीचे आ रही थी। महारानी और आलिसा दोनों ही फटी हुई आंखों से ब्लैक कैट की आंखों में देखने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अनिका ने नकाब पहन रखा था, मगर उसकी आंखें देखकर महारानी और आलिसा दोनों ही समझ गए थे कि ऐसी बरदाते इस लड़की के लिए बेहद आम बात थी। अनिका की आंखों में न तो कोई जल्दबाजी नजर आ रही थी और न ही कोई डर। महारानी को ये देखकर इतना तो समझ आ गया था कि वो बिल्कुल सेफ हाथों में ही थी। अनिका के पांव जब जमीन से टकराए तब अनिका ने सबसे पहले महारानी को सहारा देकर महारानी का पूरा शरीर अपने शरीर पर ले लिया ताकि जमीन पर गिरने की वजह से महारानी को कोई गहरी चोट न पहुंचे। महारानी को बचाने के लिए अनिका ने जो कदम उठाया था उसकी वजह से आलिसा की कमर से अनिका की ग्रिप छूट गई और आलिसा जोर से जमीन पर गिरी। हालांकि आलिसा भी काफी फिट लड़की थी, इसलिए किसी तरह आलिसा ने अपने आप को संभाल लिया, मगर जमीन से उठकर अपने कपड़े झटकते हुए आलिसा ने मुंह बिगाड़ते हुए ब्लैक कैट की ओर देखा। आलिसा के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे ब्लैक कैट को सर्विस करने वाले वेट्रेस थी जिसने गलती से ड्रेस पर सूप गिरा दिया था। अनिका ने महारानी को संभालकर एक जगह पर बिठाया और पूछा, आप ठीक तो है ना? आपको कोई गहरी चोट तो नहीं लगी? महारानी ने ब्लैक कैट के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच। अगर आज तुम ना होती तो पता नहीं मेरे और मेरी बेटी के साथ क्या हो जाता। मैंने काफी कुछ सुन रखा था तुम्हारे बारे में, मगर तुम्हारे टैलेंट और तुम्हारी काबिलियत को आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। महारानी को सही सलामत देखने के बाद अनिका ने अपनी नजरें आलिसा की ओर घुमाकर उससे पूछा, आप तो ठीक है ना? आपको कोई चोट तो नहीं लगी? आलिसा ने बड़ी ही एटीट्यूड से जवाब देते हुए कहा, तुमने बहुत जल्दीबाजी में इस तरह का खतरनाक कदम उठाया था। तुम जानती भी हो कितनी कम डिस्टेंस से अगर पैराशूट से छलांग लगाई जाए तो मौत भी हो सकती है। मैनेजर केविन और वो सिक्योरिटी गार्ड कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते। अपनी काबिलियत को प्रूव करने के लिए जानबूझकर किसी की जान को खतरे में डालना सही नहीं है। अनिका आलिसा की इस तरह का बर्ताव देखकर हैरान रह गई। अनिका मन ही मन सोचने लगी कि एक तरफ तो वो उसने आलिसा और उस महारानी की जान बचाई थी, मगर दूसरी तरफ थैंक यू कहने की बजाय आलिसा उसी पर इल्जाम लगा रही थी। अनिका आलिसा की इस बात का करारा जवाब देना चाहती थी, मगर इससे पहले कि अनिका आलिसा से कुछ कह पाती, महारानी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, जो हो सकता था वो शायद बुरा हो सकता था, मगर जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। ये कहने के बाद अचानक ही महारानी की नजरें झुक गईं। आलिसा ने महारानी के पास जाकर कहा, क्या हुआ महारानी, आप इस तरह उदास क्यों हो गईं? अचानक महारानी ने दबी हुई आवाज में जवाब देते हुए कहा, थक गई हूं मैं अब इन सब दुनियादारी के झमेले से। कोई किसी की जान लेना चाहता है तो कोई किसी का हक छीनना चाहता है। वैसे मुझ पर कई बार जानलेवा हमले हुए हैं, मेरे लिए बिल्कुल आम बात है, मगर अब इस उम्र में मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपनी बाकी की जिंदगी बिल्कुल शांति से हंसते हुए अपनी पोती के साथ गुजारना चाहती हूँ मैं। महारानी ने जैसे ही ये बात कही, आलिसा ने महारानी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तो आपको पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, आप अपनी सारी जिम्मेदारियां मुझ पर क्यों नहीं छोड़ देती?
अब उम्र है ये आपकी ये सब करने की। हाँ, लोग आपसे बेहद प्यार करते हैं। आपने रियासत को इतने सालों से इतनी अच्छी तरह से संभाला हुआ है, मगर अब आपको मुझ पर भी भरोसा रखना होगा। कई सालों से मैं आपके साथ रहकर बहुत कुछ सीख चुकी हूँ और आप ही की सिखाए हुए रास्ते पर चलकर मैं आगे भी रियासत को संभालूंगी। आलिसा के चेहरे पर डिटर्मिनेशन देखकर महारानी ने उसकी सर पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, मैं बहुत जल्द तुम्हें सिंहासन पर बिठाने की विधि पूरी कर लूंगी। आज से रियासत की महारानी की सारी जिम्मेदारियां तुम ही निभाओगी और बहुत जल्द तुम हमारी रियासत की रानी घोषित कर दी जाओगी। महारानी की ये बात सुनते ही अचानक ही आलिसा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आलिसा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई दिनों से सिर्फ इसी पल का इंतजार था। आज उसकी सालों पुरानी तमन्ना पूरी होने जा रही थी। आलिसा ने महारानी को 3-4 बार थैंक यू कहकर उन्हें गले से लगा लिया। अनिका ये सब कुछ बड़े ही ध्यान से देख रही थी। अनिका भी कुछ समझ पाए उससे पहले वहीं अनिका के पास एक कार ने तेजी से ब्रेक लगाई। उस कार का दरवाजा खुलते ही अनिका ने देखा कि शक्तिशाली गैंडा कार से बाहर निकलकर दौड़कर महारानी के पास आया। शक्तिशाली गैंडे ने होटल बिल्डिंग की ओर नजरें डालने के बाद महारानी से कहा, यह क्या हुआ? इतना बड़ा अटैक किसने किया? ये सब कुछ क्या हो गया? इससे पहले कि शक्तिशाली गैंडा और कुछ कह पाता, महारानी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए शक्तिशाली गैंडे से कहा, मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था क्या वो तुमने पूरा किया? क्या तुम किंग को अपने साथ लेकर आए हो? शक्तिशाली गैंडा ये देखकर चौंक गया था कि इतना बड़ा अटैक हुआ था, मगर महारानी के चेहरे पर एक सिकन नहीं नजर आ रही थी। महारानी ने शक्तिशाली गैंडे से कहा, देखो, इस तरह के अटैक मेरे लिए काफी आम है, मगर हम यहाँ जो काम करने आए हैं उसे पूरा तो करना ही पड़ेगा। और एक बात, आज के बाद मेरी सारी जिम्मेदारियां मैंने आलिसा के कंधों पर सौंप दी है। आज से तुम्हारे लिए आलिसा ही महारानी है, तुम्हें उसी के हुक्म का पालन करना होगा। बहुत जल्द ये बात ऑफिशियल भी हो जाएगी। जैसे ही महारानी ने ये बात पूरी कही, सिचुएशन का चार्ज लेते हुए आलिसा ने आगे आते हुए शक्तिशाली गैंडे से कहा, तो कहाँ है द किंग? क्या तुम उसे अपने साथ लेकर आए हो? अनिका भी इस बात पर बड़े ही गौर से शक्तिशाली गैंडे को देखने लगी। शक्तिशाली गैंडा ये सब कुछ देखने के बाद काफी बड़े शौक में पड़ गया था, मगर वो जानता था कि उसे अपनी ड्यूटी निभानी थी, इसलिए बड़े ही अदब से अपनी कार के पास जाकर एक दरवाजा खोलते हुए उसने अपने हाथ के इशारे से अंदर बैठे इंसान को बाहर आने का न्योता दिया। इसके बाद सबसे पहले अनिका की नजरें जमीन पर रखे हुए जूतों पर पड़ी। एक के बाद एक दोनों पैर जमीन पर रखने के बाद एक ऊंची कद काठी का नकाब पहना हुआ आदमी कार से बाहर निकला। उसने एक लंबा सा ओवरकोट पहन रखा था जिसका रंग था काला। चेहरे पर जो मास्क उसने पहन रखा था वो भी काले रंग का था। सर से लेकर पांव तक उस आदमी ने काले रंग की पोशाक पहन रखी थी। अगर कुछ नजर आ रहा था तो उस नकाब के बीच से उस आदमी की गहरी कथई आंखें। ये आंखें अनिका ने पहले भी कई बार देखी थी। कार का दरवाजा बंद कर देने के बाद शक्तिशाली गैंडे ने उस आदमी को हाथ के इशारे से आगे आने का न्योता देते हुए कहा, आइए द किंग, महारानी आपका इंतजार कर रही हैं। किंग अपनी लेदर शूज की आवाज करते हुए आगे आया और महारानी के ठीक सामने खड़े होते हुए किंग ने कहा, योर मेजेस्टी, आई एम डीपली ऑनर्ड जो मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। किंग ने झुककर बड़े ही अदब से महारानी का हाथ अपने हाथ में लिया और उनके हाथों को चूमते हुए अपने घुटने जमीन पर टेक दिए। महारानी ने मुस्कुराकर रोहित के इस जेस्चर का स्वागत किया और रोहित से कहा, थैंक यू, मेरे बुलाने पर तुम यहाँ पर आए। उम्मीद है रास्ते में तुम्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं हुई होगी। मैंने अपने सबसे खास सिक्योरिटी गार्ड को तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए भेजा था। आखिर तुम हमारे खास मेहमान जो हो। जलती हुई होटल बिल्डिंग को देखकर रोहित समझ गया था कि महारानी पर बहुत खतरनाक हमला हुआ था, मगर वो जानता था कि महारानी अगर सामने से कोई बात न करे तो कोई उन्हें सामने से कोई सवाल नहीं कर सकता था। जब महारानी ने देखा कि किंग की नजरें होटल बिल्डिंग पर बार बार जा रही थी, तब महारानी ने भी अपनी नजरें घुमाकर होटल बिल्डिंग की जलती हुई इमारत की तरफ देखते हुए किंग से कहा, ये छोटे मोटे हमले तो होते ही रहेंगे। जब तक लोग पावर के लिए लड़ते रहेंगे इस तरह के हमले होते ही रहेंगे। महारानी की बात सुनने के बाद किंग ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। जैसे ही किंग की नजरें महारानी के पीछे खड़ी ब्लैक कैट पर पड़ी तो किंग के होश उड़ गए।
किंग ने जब नकाब वाली उस लड़की को देखा तब उसे ये महसूस हुआ कि इस लड़की को उसने पहले भी कहीं देखा था। जैसे ही किंग की नजर अनिका पर पड़ी, अनिका ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। अनिका जानती थी कि उनके चेहरे पर मास्क पहन रखा था, मगर जैसे ही किंग की नजरें अनिका पर पड़ी, अनिका को यह महसूस होने लगा कि जैसे किंग की नजरें अनिका के मास्क को चीरती हुई उसके चेहरे को देख रही थी। महारानी के ठीक पीछे खड़ी आलिसा आगे बढ़कर किंग के पास आई और किंग की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहने लगी, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। उम्मीद है आपके सारे बच्चे बिल्कुल हेल्दी और तंदुरुस्त हैं। आलिसा ने अपना एक हाथ किंग की ओर बढ़ाकर रखा था, मगर किंग ने आलिसा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी महारानी ने आलिसा के कंधे पर हाथ रखते हुए किंग से कहा, आज से सारी कामकाज की जिम्मेदारियां मैं आलिसा के कंधे पर डालने वाली हूँ। यूँ समझ लो कि आज से आलिसा ही द क्वीन है। रियासत की महारानी आज से आलिसा है। ये बात सुनते ही किंग ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और आलिसा के सामने झुकते हुए उसका एक हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसके हाथों को चूमते हुए किंग ने आलिसा से कहा, उम्मीद है नई महारानी को अब कोई परेशानी न हो। आपकी निगरानी में फ्रांस की रियासत बिल्कुल उसी तरह प्रगति के रास्ते पर चलेगी जिस रास्ते पर बड़ी महारानी ने उसे चलाया सिखाया था। आपको अपना नया सफर मुबारक हो। किंग ने आलिसा के हाथ को चूमने के बाद अपनी नजरें झुकाए रखी। किंग को इस तरह के बर्ताव करता हुआ देखकर आलिसा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी जंग में जीत हासिल कर ली हो। किंग को फिर से खड़े होने का इशारा करते हुए आलिसा ने कहा, वैसे मैं आपकी मंगेतर को भी अच्छी तरह से जानती हूँ। ये कह सकते हैं कि हम दोनों दोस्त हैं। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि महारानी की ही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैंने भी एक बच्ची गोद ली है जिसे मैं बेहद प्यार करती हूँ। प्रिंसेस लतिका की बेस्ट फ्रेंड अगर इस दुनिया में कोई है तो वो है आपकी बेटी रिया। सचमुच बड़ी ही मासूम और प्यारी है। महारानी आलिसा के मुंह से अपनी बेटी की तारीफ सुनकर किंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जो मास्क की वजह से और कोई देख नहीं पा रहा था। किंग ने जवाब देते हुए कहा, सचमुच वो है ही बड़ी प्यारी। मुझे लगता है अपनी माँ पर गई है। किंग की बात सुनते ही आलिसा के चेहरे पर फिर से उदासी आ गई। आलिसा ने फिर से अपने आप को संभालते हुए किंग से कहा, वैसे आपकी मंगेतर पहले तो काफी मोटी थी, मगर अब मैंने सुना है कि उसने काफी वेट रिड्यूस कर लिया है और काफी खूबसूरत हो गई है। तो मुझे देखकर आपको क्या लगता है, हम दोनों में ज्यादा खूबसूरत कौन है, मैं या आपकी मंगेतर? अचानक ही किंग ने आलिसा के मुंह से यह बात सुनने के बाद अपनी नजरें पीछे खड़ी ब्लैक कैट पर डाली। ब्लैक कैट यानी कि अनिका समझ नहीं पा रही थी कि बार बार किंग उसकी तरफ क्यों देख रहा था। क्या किंग यानी कि रोहित को यह शक हो गया था कि नकाब के पीछे जो लड़की खड़ी थी वो अनिका थी? मगर अनिका जानती थी कि ऐसा गेस करना रोहित के लिए बेहद मुश्किल था। कुछ देर बाद अपनी नजरें ब्लैक कैट से हटाते हुए किंग ने आलिसा की ओर देखकर कहा, आपका व्यक्तित्व तो ज्यादा महान है। हालांकि किंग ने ये नहीं कहा था कि दोनों में से ज्यादा खूबसूरत क्वीन आलिसा थी, मगर क्वीन के व्यक्तित्व के महान होने के बारे में सुनकर आलिसा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। किंग की इस बात पर इतराते हुए आलिसा ने कहा, वैसे मैंने ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था। बड़ी महारानी अच्छी तरह से जानती थी कि आलिसा किंग यानी कि रोहित को कितना पसंद करती थी और इसीलिए इस वक्त वो अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं पा रही थी। महारानी अच्छी तरह से जानती थी कि ब्लैक कैट और उनके सबसे करीबी सिक्योरिटी गार्ड शक्तिशाली गेंडे के सामने इस तरह की बातें करना राजघराने की नई महारानी को शोभा नहीं देता था। इसलिए एक तरकीब निकालते हुए बड़ी महारानी ने आलिसा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप अभी लोगों को सारी बातें करनी है। आप लोग 3 साल के बाद मिले हो, एक दूसरे से काम की भी कई सारी बातें करनी होगी। मुझे लगता है कि आप लोगों को साथ डिनर करना चाहिए ताकि डिनर पर खाने के साथ साथ काम की बातें भी की जा सके। बड़े ही इत्मीनान के साथ आलिसा को महारानी का ये आइडिया बहुत ही पसंद आया था। इसलिए अपने दोनों हाथ मसलते हुए और अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए आलिसा ने कहा, हाँ, ये सही रहेगा। आलिसा, मिस्टर किंग को और कोई मीटिंग अटेंड करनी हो या किसी और से डिनर का वादा किया हो, किंग ने बड़े ही अदब से
अपना सर झुकाकर आलिसा से कहा, नहीं नहीं, आपका हुक्म सर आंखों पर। राजघराने के साथ मेरे रिश्ते पहले से बेहद अच्छे रहे हैं। मैं उनकी किसी भी काम में मदद आ सकूं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। दरअसल जब भी इससे पहले किंग ने आलिसा की मुलाकात हुई थी, किंग ने आलिसा को ज्यादातर इग्नोर ही किया था, मगर आज किंग बड़ी ही अदब से और बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ आलिसा के साथ बात कर रहा था। ये देखकर आलिसा के मन में ये उम्मीद भी जागने लगी थी कि शायद किंग अब उसे पसंद करने लगा था। इसलिए तुरंत किंग की बात का जवाब देते हुए आलिसा ने कहा, ठीक है, तो ये काम करते हैं कि हमारा 1 घंटे बाद पास ही किसी अच्छी सी रेस्टोरेंट में हमारी मीटिंग फिक्स कर देते हैं। तब तक आप फ्रेश हो जाइए, आराम भी कर लीजिए। होटल की बिल्डिंग में आग लग चुकी है और लगभग पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी है, मगर कुछ ही देर में बगल वाली होटल की प्रेसिडेंशियल स्वीट में महारानी और आलिसा के रहने का इंतजाम कर दिया गया था। जिन अटैकर्स ने आग लगाई थी और महारानी पर अटैक प्लान किया था, उन सारे शूटर्स को मार गिराया गया था। किंग के लिए भी उसी होटल में एक डिलक्स स्यूट बॉक्स बुक करवाया गया था। शक्तिशाली गेंडे ने अपने आदमियों से कहकर किंग को उनके साथ भिजवा दिया। किंग जाते हुए भी लगातार पीछे मुड़कर ब्लैक कैट की ओर देख रहा था। ब्लैक कैट के ठीक आगे नई रानी आलिसा खड़ी थी। आलिसा को ऐसा लग रहा था कि किंग बार बार पीछे मुड़कर उसकी तरफ देख रहा था। वो नहीं जानती थी कि किंग की नजरें उसके पीछे खड़ी ब्लैक कैट पर थी। ब्लैक कैट यानी कि अनिका किंग को देखकर ये समझ चुकी थी कि किंग और कोई नहीं बल्कि सचमुच रोहित मारवा ही था। हालांकि किंग की आवाज में कुछ ज्यादा ही भारीपन था रोहित के मुकाबले, मगर फिर भी अनिका इतना समझ चुकी थी कि ये नकाब के पीछे जो आदमी था वो जरूर रोहित मारवा था। मगर अनिका ये देखकर हैरान थी कि रोहित बार बार पीछे मुड़कर उसकी तरफ क्यों देख रहा था। क्या रोहित यानी कि किंग को शक हो गया था कि ब्लैक कैट के नकाब के पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद अनिका थी। जब अनिका ये सब कुछ सोच ही रही थी कि अचानक बड़ी महारानी अनिका के पास आई और कहने लगी, आज से तुम नई रानी आलिसा की सिक्योरिटी गार्ड रहोगी, तो हमेशा उसके आसपास ही रहना। इस दुनिया में आलिसा के अलावा मेरा और कोई नहीं है और उसकी सिक्योरिटी के लिए मुझे तुमसे ज्यादा भरोसा किसी और पर नहीं है। आलिसा लगातार आगे जा रहे किंग की ओर देख रही थी। कुछ देर बाद किंग दूसरी होटल की लॉबी के अंदर चला गया। आलिसा और बड़ी महारानी के आसपास एक बहुत बड़ी परेड जमा हो गई। महारानी और आलिसा शक्तिशाली गेंडे और ब्लैक कैट के साथ अपने नए होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट की ओर आगे बढ़ने लगे। आलिसा ने एक बड़ा सा गाउन पहन रखा था, जिसे अपने दोनों हाथों से उठाकर धीरे धीरे आलिसा रास्ता क्रॉस करने लगी। आलिसा के चेहरे पर काफी खुशी नजर आ रही थी। किंग को मिलने की वजह से उसके गाल काफी गुलाबी हो गए थे। बड़ी महारानी समझ रही थी कि आलिसा काफी एक्साइटेड हो गई थी। आलिसा ने मुड़कर बड़ी रानी में से कहा, आपने देखा कि किंग अब मेरे साथ कितनी अदब से बात करता है। हालांकि बड़ी महारानी अच्छी तरह से जानती थी कि किंग ने आलिसा को जो रिस्पेक्ट दिखाई थी वो रिस्पेक्ट आलिसा की नहीं थी बल्कि राजगद्दी की थी। अगर वो आलिसा का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए बड़ी ही धीमी आवाज में महारानी ने आलिसा से कहा, बिल्कुल, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। महारानी की बात सुनते ही आलिसा ने हैरानी से महारानी की ओर देखा और कहा, तो क्या मैं पहले खूबसूरत नहीं थी? इससे पहले कि महारानी आलिसा की इस बात का कोई जवाब दे पाती, आलिसा ने ही मन कुछ सोचने के बाद महारानी से कहा, हो सकता है कि पहले मैं शायद इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से मैंने काफी एक्सरसाइज की है और साथ साथ मैं योगा भी करती हूँ। हो सकता है उसकी वजह से मेरे चेहरे की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई हो। आपको क्या लगता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले महारानी आलिसा के चेहरे की ओर देखने लगी, मगर फिर अपने मन ही मन महारानी ने अपना जवाब बदलते हुए आलिसा से कहा, हाँ जरूर ऐसा ही हुआ होगा। महारानी की इस बात को सुनते ही आलिसा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। जैसे ही आलिसा महारानी के साथ नई होटल के एलिवेटर के पास पहुंची, आलिसा की नजरें लॉबी में लगे हुए एक बड़े से आईने पर पड़ी। आलिसा अपने चेहरे को देखकर हैरान रह गई। जो आग लगी थी उसकी वजह से आलिसा के चेहरे पर काफी कालिख लगी हुई थी। उसके बाल भी काफी हद तक बिखरे हुए और फनी लग रहे थे। अपने चेहरे को देखकर आलिसा मन ही मन अपने आप से नाराज होने लगी। आलिसा के चेहरे पे काफी फ्रस्ट्रेशन
नजर आ रहा था। आलिसा ने महारानी की ओर देखकर कहा, मेरी हालत तो बहुत ही खराब है। मैं तो किसी कार्टून फिल्म की कार्टून जैसी लग रही हूँ। और आपने मुझसे कहा कि मैं खूबसूरत नजर आ रही हूँ। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? महारानी ने अपनी आवाज दबाते हुए आलिसा से कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आग लगने की वजह से थोड़ा सा कालापन नजर जरूर आ रहा है तुम्हारे चेहरे पर, मगर मेरा यकीन मानो, ये कालापन तो ठीक वैसे ही है जैसे इतने खूबसूरत चांद पर एक दाग होता है। महारानी की ये बातें आलिसा को शांत नहीं करने वाली थी। आलिसा ने मुड़कर अपने पीछे खड़े शक्तिशाली गेंडे की ओर देखा और कहा, तुम हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हो। तुम्हारे फर्ज बनता है कि तुम मेरे अपीयरेंस के बारे में आगाह करो। मैं तुम्हारी नई रानी हूँ। मुझे सबके सामने हर वक्त एलिगेंट दिखाना है और तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरी सिक्योरिटी के साथ साथ मेरे अपीयरेंस का भी ख्याल रखो। शक्तिशाली गेंडा नई महारानी की ये डिमांड सुनकर हैरान रह गया। उसे आज से पहले ये पता ही नहीं था कि सिक्योरिटी गार्ड की ये भी जिम्मेदारी होती है कि उसे अपने बॉस के अपीयरेंस के बारे में भी ध्यान रखना होता है। एलिवेटर के ग्राउंड फ्लोर पर आने के बाद महारानी आलिसा, ब्लैक कैट और शक्तिशाली गेंडा सभी लोग एलिवेटर के अंदर चले गए। एलिवेटर जब ऊपर प्रेसिडेंशियल स्वीट की ओर बढ़ रहा था, तब आलिसा मन ही मन ये सोच रही थी कि आखिर रोहित मारवा यानी कि द किंग ने ऐसा क्यों कहा था कि अनिका और आलिसा के बीच में आलिसा ज्यादा खूबसूरत थी। बार बार जब अपने ही पूछे हुए सवाल पर उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, तब अचानक ही उसे याद आया कि किंग ने कभी ये नहीं कहा था कि आलिसा अनिका से ज्यादा खूबसूरत थी। रोहित ने बस इतना ही कहा था कि आलिसा का व्यक्तित्व ज्यादा महान था। जब लिफ्ट सीधे प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकी, तब दरवाजा खुलते ही आलिसा तेज कदमों से अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर चली गई। जब महारानी आलिसा के पीछे प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर आई, तब आलिसा ने महारानी की ओर देखकर कहा, क्या लगता है आपको, ये किंग यानी कि रोहित मारवा आज मेरे साथ क्या डिस्कशन करना चाहता है? आलिसा का ये सवाल सुनकर खुद महारानी के चेहरे पर परेशानी आ गई। महारानी ने जैसे ही आलिसा को अपना पद सौंपने का फैसला किया, उसके बाद आलिसा अब रानी आलिसा बन गई थी और महारानी अब बड़ी रानी बन गई थी। बड़ी रानी खुद भी ये नहीं जानती थी कि आखिर किंग इतनी दूर से उन्हें मिलने क्यों आया था। बड़ी रानी अच्छी तरह से जानती थी कि किंग को जरूर उनसे कोई ऐसा काम था जो किंग के बिजनेस के लिए बेहद जरूरी था। बिना मतलब के किंग आलिसा को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दे सकता था। ये बात तो खुद बड़ी रानी भी जानती थी, क्योंकि किंग को ये पता था कि आलिसा को किंग पर क्रश था, मगर किंग को आलिसा बिल्कुल पसंद नहीं थी। मगर आज अचानक ही किंग के बदले हुए तेवर देखकर बड़ी रानी समझ गई थी कि जरूर किंग अपना कोई बहुत ही खास काम निकलवाना चाहता था। प्रेसिडेंशियल स्वीट के बाहर ही शक्तिशाली गेंडा और ब्लैक कैट यानी कि अनिका पहरा देने लगे। बड़ी रानी और आलिसा अंदर के कमरे में चले गए। उनके अंदर जाने के बाद अनिका बड़े ही ध्यान से अपने सामने खड़े शक्तिशाली गेंडा को ऑब्जर्व कर रही थी। हालांकि शक्तिशाली गेंडा को ब्लैक कैट यानी कि अनिका पर किसी भी तरह का शक नहीं हुआ था। शक्तिशाली गेंडे को लगा था कि ब्लैक कैट ने जानबूझकर अपनी जान खतरे में डालकर बड़ी रानी और आलिसा की जान सिर्फ इसलिए बचाई थी ताकि वो उन लोगों के करीब पहुंच सके। एक सिक्योरिटी एजेंसी के लिए रानी का क्लोज सिक्योरिटी गार्ड बनना कितना हार्म हो सकता था, ये बात भी शक्तिशाली गेंडा अच्छी तरह से जानता था। इसलिए इसे महज एक बिजनेस स्ट्रेटजी के अलावा शक्तिशाली गेंडे ने और किसी नजरिए से नहीं देखा था। मगर शक्तिशाली गेंडे के सामने खड़ी अनिका ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर शक्तिशाली गेंडा कौन से सीक्रेट मिशन पर था। कुछ देर बाद बड़ी रानी और आलिसा प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर आए। आलिसा ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया था। अब आलिसा ऑफिशियली रानी बन चुकी थी, इसलिए अब उसे अपने पहनावे पर पहले से भी ज्यादा ध्यान देना था। आलिसा ने इस वक्त अपनी सबसे कीमती ड्रेस पहनी थी। लोगों की नजरों में भले ही आलिसा ने यह सब कुछ सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि अब वो रानी बन चुकी थी, मगर कहीं न कहीं बड़ी रानी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि आलिसा किंग के सामने अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छी तरह से प्रेजेंट करना चाहती थी। आलिसा के दिल में आज भी उम्मीद थी कि कहीं न कहीं जिंदगी के किसी मोड़ पर किंग जरूर उसे पसंद करेगा। बड़ी रानी ने ब्लैक कैट और शक्तिशाली गेंडे की ओर देखकर कहा, बाकी सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ मेरी सिक्योरिटी के लिए छोड़ जाओ।
और आप दोनों आलिसा के साथ मीटिंग पर जाओ। बड़ी रानी की इस बात पर शक्तिशाली गेंडे ने कहा, बड़ी रानी, अभी अभी आप पर हमला हुआ है। मुझे लगता है कि हमें किंग को मीटिंग के लिए यहीं पर बुला लेना चाहिए। आखिर उसे हम इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? जैसे ही शक्तिशाली गेंडे ने ये बात कही, नई रानी यानी कि रानी आलिसा ने बड़ी बड़ी आंखों से शक्तिशाली गेंडे की ओर देखा और कहा, देखो, तुम हमारे सिक्योरिटी गार्ड हो, हमारे एडवाइजर बनने की कोशिश मत करो। तुमसे जितना कहा जाता है उतना ही करो। रानी आलिसा का एटीट्यूड देखकर शक्तिशाली गेंडा समझ चुका था कि अब उसके सामने आर्गुमेंट करना बिल्कुल फिजूल था। इसलिए ऑर्डर मानते हुए शक्तिशाली गेंडे ने नई रानी को एस्कॉर्ट करना शुरू किया। रानी आलिसा ने अपने दोनों ही हाथों से अपना बड़ा सा गाउन पकड़ रखा था। नई रानी के पीछे एक हेल्पर भी उनका ड्रेस संभालती हुई चल रही थी। ब्लैक कैट यानी कि अनिका भी ठीक आलिसा के पीछे पीछे पहरा देते हुए चल रही थी। अनिका दरअसल मीटिंग पर जाकर ये पता लगाना चाहती थी कि आखिर किंग यानी कि रोहित फ्रांस की रानी के साथ मीटिंग करने क्यों आया था, क्या मकसद था उसका। अनिका ये भी जानना चाहती थी कि आखिर रोहित ऐसे कौन से मिशन पर था जो इतनी मुसीबतों के बावजूद रोहित अनिका की मदद करने के लिए सामने नहीं आया था। कुछ देर बाद तय किए हुए रेस्टोरेंट में किंग और नई रानी आलिसा एक दूसरे से मिले। रानी आलिसा के आते ही किंग ने बड़े ही अदब से एक जेंटलमैन की तरह चेयर पीछे खींचते हुए आलिसा से कहा, नई रानी को अपना सिंहासन मुबारक हो। रोहित के मुंह से इस तरह की बात सुनकर रानी आलिसा के चेहरे पर चमक आ गई। उसने अपना गाउन पकड़कर चेयर पर बैठने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। रोहित ने बड़े ही आराम से रानी आलिसा को चेयर पर बिठाने के बाद उसके ठीक पीछे खड़ी ब्लैक कैट की ओर देखा। अचानक ही अपनी नजरें चुराकर रोहित रानी आलिसा के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। रानी आलिसा अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित मारवा अपनी आइडेंटिटी आम लोगों के सामने डिस्क्लोज करना नहीं चाहता था। इसलिए रानी आलिसा रोहित को किंग के नाम से ही बुलाती रही। रानी आलिसा ने कहा, तो मुझे बताइए, किंग को मुझसे क्यों मिलना था? क्या बात करनी थी मेरे साथ? इससे पहले कि किंग इस बात का कुछ जवाब दे पाता, रानी आलिसा ने उसे रोकते हुए कहा, पहले कुछ ऑर्डर कर लिया जाए। मैं तुम्हारी पसंद नापसंद अच्छी तरह से जानती हूँ। ये कहने के बाद रानी आलिसा ने पास खड़े एक वेटर से कहा, मेरे और सर के लिए एक्जोटिक वाइल्ड वेजिटेबल्स का प्लेटर लेकर आओ। अनिका ये देखकर हैरान थी कि रानी आलिसा को रोहित की पसंद नापसंद के बारे में भी इतनी अच्छी तरह से पता था। अनिका जानते थे कि रोहित खाने में सिर्फ सलाद या वाइल्ड वेजिटेबल ही पसंद करता था। जैसे ही रानी आलिसा ने रोहित के लिए ऑर्डर किया, किंग ने फिर से अपनी नजरें आलिसा के पीछे खड़ी ब्लैक कैट पर डाली। किंग को ऐसा लगने लगा था जैसे ब्लैक कैट की नजरें उसके नकाब को चीरती हुई उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी। रानी आलिसा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए किंग से पूछा, अच्छा, मुझे एक बात बताओ, शादी के बारे में तुम्हारा क्या अपना ख्याल है? यह सवाल पूछने के बाद रानी आलिसा ने अपनी नजरें झुका ली। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मन ही मन शर्मा रही थी। उनका ये सवाल सुनते ही किंग हैरानी से रानी आलिसा को देखने लगा। हालांकि किंग ने अपने चेहरे पर नकाब पहन रखा था, मगर नकाब के पीछे से किंग की आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। तभी रानी आलिसा अचानक ही हंसने लगी। किंग की बेचैनी देखकर हंसते हंसते रानी आलिसा ने अपने मुंह पर अपना एक हाथ रख लिया। रानी आलिसा जानती थी कि अब वो रानी बन चुकी थी, इसलिए इस तरह सबके सामने दिल खोलकर हंसना उसे शोभा नहीं देता था। वो अभी अभी रानी बनी थी। उसे जल्द से जल्द एक रियासत की रानी होने के तौर तरीके सीखने थे। जल्दी वह एक रानी होने की मैनर्स और एटिकेट सीखेगी, उतनी ही जल्दी वह इस रोल में कंफर्टेबल महसूस करेगी। यह बात वह भी अब अच्छी तरह से जानती थी। फिर अचानक अपने आप पर कंट्रोल पाते हुए रानी आलिसा ने किंग से कहा, मेरा मतलब है कि तुम अपनी मंगेतर के साथ कब शादी कर रहे हो? आखिर वो तुम्हारे बच्चों की माँ है, अभी इतना भी मत तड़पाओ उसे। किंग ने अपने गले की खराश को साफ करते हुए इस बात का जवाब देते हुए कहा, अभी कोई प्लानिंग नहीं की है इसके बारे में। ये बात कहने के बाद भी किंग रानी आलिसा के पीछे खड़ी ब्लैक कैट की ओर देखने लगा। रानी आलिसा ने इससे पहले किंग को कभी इतना बेचैन नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किंग को आज क्या हो गया था। इसलिए किंग के एक हाथ पर हाथ रखते हुए रानी आलिसा ने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना?
बताओ मुझे, क्या काम था तुम्हें? क्यों मीटिंग करना चाहते थे तुम बड़ी रानी के साथ? दरअसल किंग ने बड़ी रानी से कहा था कि वह उनसे एक जरूरी बात करना चाहता था, मगर यहाँ आने के बाद जब किंग को यह पता चला कि आलिसा ही अब रानी बन गई थी, तो किंग को जो भी जरूरी बात करनी थी वह उसके साथ ही करनी पड़ेगी। खुद रानी ने किंग के सामने आलिसा को अपना पद सौंपा था। किंग ने फिर से रानी आलिसा से कहा, अब तो आप ही रानी हो, इसलिए परमिशन भी आपसे ही लेनी होगी मुझे। रानी आलिसा बड़ी ही ध्यान से किंग की बात सुनने लगी। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल कुछ दिनों बाद मैं फ्रांस आने वाला हूँ। अभी किंग ने ये कहा ही था कि रानी आलिसा ने किंग को आगे बोलने से रोकते हुए कहा, अरे फ्रांस आओगे तो तुम हमारे मेहमान बन जाओगे। हमेशा की तरह तुम महल में रह सकते हो, तुम्हें वहाँ किसी चीज की रोक टोक नहीं होगी, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो। रानी आलिसा काफी धीमी आवाज में रोहित के साथ ये सारी बातें कर रही थी, मगर रानी आलिसा के पास ही खड़ी ब्लैक कैट यानी कि अनिका सब कुछ बड़ी आसानी से सुन सकती थी। दोबारा ब्लैक कैट की ओर नजरें घुमाने के बाद रोहित ने रानी आलिसा को कुछ कहने की कोशिश की, मगर फिर से रानी आलिसा ने रोहित को रोकते हुए कहा, हमेशा की तरह तुम्हारे लिए महल में रहने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। रानी आलिसा बार बार हमेशा की तरह जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही थी। इससे ये पता चलता था कि रोहित पहले भी कई बार इस तरह महल में जाकर रह चुका है, मगर सच्चाई ये थी कि आज से पहले सिर्फ 1 या 2 बार ही रोहित बड़ी रानी के महल में गया था। रोहित ने इस बार अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरे साथ कुछ लोग भी होंगे। रोहित की बात सुनने के बाद रानी आलिसा ने बड़ी ही धीमी और प्यारी आवाज में रोहित से कहा, फ्रांस में अगर तुम्हारा कोई मेहमान है तो वो हमारा भी मेहमान हुआ, राजघराने का मेहमान हुआ। तुम्हारे सारे गेस्ट को लेकर तुम महल में रह सकते हो। वैसे कितने गेस्ट हैं तुम्हारे? रानी आलिसा ने सोचा था कि रोहित शायद अपने 2-3 गेस्ट के साथ महल में रहने की परमिशन चाहता था। तभी रोहित ने रानी आलिसा से कहा, देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इतने सारे लोगों को एकोमोडेट करने की तैयारियां पूरी हो जाएंगी? रोहित की इस बात पर रानी आलिसा हैरानी से अनिका की ओर देखने लगी। अनिका यानी कि ब्लैक कैट समझ गई थी कि रानी आलिसा चाहती थी कि वो अपने कदम कुछ पीछे बढ़ाएं, जिससे वो रोहित और रानी आलिसा के बीच हो रही पर्सनल बातें न सुन सके। अनिका ने भी 2 कदम पीछे तो लिए, मगर अभी भी वो रानी आलिसा और रोहित के बीच होने वाली सारी बातें क्लियरली सुन सकती थी। रानी आलिसा ने धीमी आवाज में किंग से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो सबके सामने? तुम जानते हो कि राजमहल कितना बड़ा है और वहां पर कभी किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती, न जगह की, न मेहमान नवाजी की। इस तरह से तुम राजघराने की तौहीन कर सकते हो? रोहित ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, आपने तो मेरी बात का गलत मतलब ले लिया है। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरे साथ जो गेस्ट आने वाले हैं उनकी संख्या कुछ ज्यादा है। इस बात पर रानी आलिसा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रानी आलिसा ने अपनी पीठ सीधी करते हुए रोहित से पूछा, कितने लोग आएंगे? 10-15? आखिर कितने मेहमान आने वाले हैं? इसके बाद रोहित ने जो कहा वो सुनकर रानी आलिसा के होश उड़ गए। रोहित ने कहा, वैसे मेरे साथ 100 लोग होंगे। रानी आलिसा समझ नहीं पा रही थी कि रोहित 100 लोगों को लेकर राजमहल में क्यों आना चाहता था। आखिर 100 लोगों के साथ किंग कौन से मिशन पर निकलने वाला था? अपनी हैरानी साफ दिखाते हुए रानी आलिसा ने रोहित से कहा, 100 लोग? तुम करना क्या चाहते हो? कहीं महल पर हमला तो नहीं करना चाहते? 100 लोगों की फौज होती है। 100 लोगों के जमवाड़े को गेस्ट नहीं कहा जाता। वैसे तुम्हें काम क्या है? रोहित ने कहा कि बस यूं ही बिजनेस के सिलसिले में है। रोहित जब रानी आलिसा के साथ बातें कर रहा था तब भी उसकी नजरें बराबर ब्लैक कैट पर जमी हुई थी। तब तो अनिका भी ये जानना चाहती थी कि आखिर रोहित कौन से मिशन पर निकला था। 100 लोगों के साथ वो फ्रांस की रानी के राजमहल में क्यों घुसना चाहता था? रानी आलिसा ने रोहित से पूछा, मुझे बताओ कि काम क्या है, उसके बाद ही मैं तुम्हें 100 लोगों के साथ राजमहल में रहने की परमिशन दे सकती हूँ। बताओ तुम्हारा मिशन क्या है? बेटर ने एक्जोटिक वाइल्ड वेजिटेबल का एक बड़ा सा प्लेटर किंग और रानी आलिसा के सामने रख दिया। जब दोनों की प्लेट्स में खाना सर्व किया गया तब किंग ने एक चम्मच और फोर्क लेकर अपनी प्लेट से खाना शुरू कर दिया।
रानी आलिसा ये सब कुछ देखकर चौंक गई। उन्होंने अपना सवाल दोहराते हुए पूछा, मैंने तुमसे पूछा है किंग, तुम 100 लोगों को लेकर राजमहल में लाना चाहते हो तो आखिर किस मिशन पर हो तुम? खाना चबाते हुए किंग ने कहा, कुछ बिजनेस मीटिंग रखनी है बस। रानी आलिसा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी बिजनेस मीटिंग किंग करना चाहता था जिसके लिए 100 लोगों को अपने साथ वो राजमहल में ले आना चाहता था। हालांकि रानी आलिसा किंग की किसी भी बात को टाल नहीं सकती थी, मगर वो जानना चाहती थी कि वो रियासत की रानी है और राजमहल के कुछ नियम कानून थे जिसे उसे फॉलो करना ही होगा। परेशान रानी आलिसा ने कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद किंग से कहा, नहीं नहीं, 100 लोगों का तो राजमहल में प्रवेश करवाना बेहद मुश्किल है। चम्मच और फोर्क से खाना खाते हुए किंग ने दोबारा से रानी आलिसा से पूछा, तो फिर 90 कर दीजिए। आलिसा समझ नहीं पा रही थी कि इतने ज्यादा लोगों के साथ किंग क्या मीटिंग करना चाहता था। अपना सवाल दोहराते हुए रानी आलिसा ने फिर से किंग से पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम करना क्या चाहते हो? किंग ने भी अपनी जवाब दोहराते हुए कहा ना तुमसे बिजनेस मीटिंग है। ये कहने के बाद किंग बड़े ही आराम से अपना खाना खाता रहा, मगर रानी आलिसा गहरी सोच में डूब चुकी थी। वो जानती थी कि वो इस तरह से 90 लोगों को राजमहल में रहने की इजाजत नहीं दे सकती थी। इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने किंग से कहा, सॉरी, मैं तुम्हें ये परमिशन नहीं दे सकती। रानी आलिसा की इस बात पर अपने हाथों में पकड़ी हुई चम्मच और फोर्क टेबल पर रखते हुए किंग ने कहा, ठीक है, तो 80 लोगों के लिए परमिशन दे दीजिए। इस बार रानी आलिसा ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देखो, मैक्सिमम मैं 20 लोगों के लिए तुम्हें इजाजत दे सकती हूँ। ये आंकड़ा सुनते ही किंग ने भी अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, ठीक है, 60 लोगों के लिए कर दीजिए। रानी आलिसा ने फिर पलट कर कहा, 25। किंग ने कहा, 50। रानी आलिसा अच्छी तरह से जानती थी कि वो ज्यादा देर तक किंग की जीत के सामने टिकने वाली नहीं थी। रानी आलिसा को किंग पर क्रश था और किंग इस बात का भरपूर फायदा उठा रहा था। बार्गेनिंग करते वक्त रानी आलिसा को हमेशा ही इस बात का डर था कि किसी भी वक्त अगर किंग नाराज हो गया तो शायद वो दोबारा कभी भी रानी आलिसा से मिलने के लिए राजी नहीं होगा। मगर अब रानी आलिसा के कंधों पर एक रियासत की रानी होने की जिम्मेदारियां भी थीं। अपने प्यार और जिम्मेदारियों के बीच फंसी रानी आलिसा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस बार अपनी आवाज धीमी करते हुए लगभग किंग के सामने प्लीड करते हुए उसने कहा, अरे मुझे कम से कम ये तो बताओ कि तुम्हें वहाँ काम क्या है? किंग ने दोबारा से अपनी आवाज सख्त करती हुई रानी आलिसा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने कहा ना बिजनेस मीटिंग, इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। रानी आलिसा ये देखकर हैरान हो रही थी कि किंग न ही उसे अपने आने की वजह बता रहा था और न ही उसकी बात मानने के लिए राजी था। रानी आलिसा ने देखा कि किंग लगभग अपना खाना पूरा ही करने वाला था। उसे इस बात का डर था कि अपना खाना पूरा करते ही किंग शायद वहां से चला जाएगा। किंग की आंखों में रानी आलिसा ने नाराजगी देख ली थी। रानी आलिसा ने एक फाइनल प्रपोजल रखते हुए किंग से कहा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 40 लोगों की परमिशन दे सकती हूँ, प्लीज अब इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। जैसे ही रानी आलिसा ने अपना ये सेंटेंस पूरा किया, किंग ने अपनी प्लेट का आखिरी निवाला मुंह में रखते हुए कहा, ठीक है, इट्स अ डील। जैसे ही रानी आलिसा ने किंग की ये बात सुनी, उसने एक लंबी राहत की सांस ली। हालांकि वो ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि इस तरह से 40 लोगों को राजमहल में घुसने की परमिशन देना राजमहल के कुछ नियमों के खिलाफ था। मगर किंग के प्यार के हाथों मजबूर होकर रानी आलिसा ने ये कदम उठाया था। जब रानी आलिसा ने देखा कि किंग ने उसकी बात मान ली थी, तब उसने भी अपना चम्मच और फोर्क उठाकर अपनी प्लेट से खाना खाना शुरू किया। मगर तभी किंग ने अचानक ही नेकपिन से अपना मुंह पोंछते हुए कहा, अरे मुझे अभी याद आया कि मुझे अभी इसी वक्त किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना होगा। ये कहकर किंग अपनी जगह से उठ गया। रानी आलिसा ये देखकर हैरान हो गई थी कि जो किंग मीटिंग शुरू होने से पहले इतने अच्छे जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा था, वो अचानक से अपना काम पूरा होने के बाद इस तरह से सारे टेबल मैनर्स को भूलकर उसे खाने के टेबल पर अकेला छोड़कर जा रहा था। रानी आलिसा ने अपना एक हाथ टेबल पर पटकते हुए किंग से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम देख रहे हो कि मैं खाना खा रही हूँ, मगर फिर भी तुम इस तरह मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। रानी आलिसा की इस बात पर पलटकर किंग ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर आप चाहती
हो कि मैं आपके साथ बैठकर ये पूरा वक्त गुजारूं, तो मुझे 50 लोगों को लाने की परमिशन देनी होगी। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? अब रानी आलिसा भी अच्छी तरह से जान चुकी थी कि किंग उसकी इमोशनल कंडीशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। मगर इस बार रानी आलिसा भी झुकने वाली नहीं थी। उसने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए बड़े ही एटीट्यूड से कहा, तुम इस तरह से मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं तुम्हें 40 लोगों से ज्यादा लोगों को महल में लाने की परमिशन नहीं दे सकती। इस बात पर किंग ने रानी आलिसा से कहा, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। जैसे ही किंग उस रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम से बाहर जाने लगा, रानी आलिसा ने अपनी जगह से खड़े होते हुए किंग को रोकते हुए कहा, अरे रुक जाओ, हमारा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी तुम्हारे साथ जाएगा। तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए यह बेहद जरूरी है। किंग को यह कहने के बाद रानी आलिसा ने शक्तिशाली गेंडे की ओर देखकर कहा, जाओ तुम किंग के साथ। किंग की सिक्योरिटी तुम्हारी जिम्मेदारी है। रानी आलिसा ने जब शक्तिशाली गेंडे से ये बात कही तो शक्तिशाली गेंडे ने उसको पलटकर जवाब देते हुए कहा, मगर योर हाईनेस, अभी अभी आप लोगों पर इतना बड़ा हमला हुआ है। हमलावर अगर फिर से अटैक करेंगे तो मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आप लोगों के साथ रहना बेहद जरूरी है। रानी आलिसा भी अच्छी तरह से जानती थी कि इस तरह रॉयल सिक्योरिटी गार्ड को आम आदमी की सिक्योरिटी पर नहीं लगाया जा सकता था। ये राजमहल के उसूलों के खिलाफ था। मगर किसी तरह इस बात का तोड़ निकालते हुए रानी आलिसा ने शक्तिशाली गेंडे से कहा, देखो मिस्टर किंग हमारे बुलाने पर यहाँ पर आए हैं, इसलिए उनकी सेफ्टी भी हमारी जिम्मेदारी है। और फिर हमारी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर और लोग भी तो मौजूद हैं, और अब तो ब्लैक कैट भी हमारी टीम में शामिल हो गई हैं। ये कहने के बाद रानी आलिसा ने ब्लैक कैट की ओर देखकर कहा, चलो आज से मैं ब्लैक कैट को अपनी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बनने की परमिशन देती हूँ। बाकी की फॉर्मेलिटीज हम जल्द पूरी कर लेंगे। जैसे ही रानी आलिसा ने ये बात कही, ब्लैक कैट ने अपनी जगह पर खड़े खड़े बड़े ही कैजुअली कहा, मगर मुझे ये ऑफर मंजूर नहीं है। ब्लैक कैट की ये बात सुनकर रानी आलिसा और शक्तिशाली गेंडे दोनों ही चौंक कर ब्लैक कैट की ओर देखने लगे। ब्लैक कैट के नकाब के बीचों बीच दिख रही ब्लैक कैट की आंखें काफी कूल और कैजुअल लग रही थी। रानी आलिसा ने अपने कदम ब्लैक कैट की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम जानते भी हो कि रानी की सिक्योरिटी गार्ड बनने का क्या मतलब है? तुम इतनी बड़ी ऑफर डिक्लाइन कैसे कर सकती हो? ये तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है कि तुम खुद रानी की क्लोज सिक्योरिटी गार्ड बनने जा रही हो, और फिर तुमने अपनी जान पर खेलकर हम लोगों की जान बचाई है। आई एम श्योर कि तुमने भी इसी उम्मीद में हमारी जान बचाई थी कि तुम्हें इस तरह का प्रमोशन मिले, और अब जब मैं तुम्हें सामने से चलकर प्रमोट कर रही हूँ तब तुम्हें ये प्रमोशन मंजूर नहीं है। अगर तुम्हें ये पोजीशन हासिल नहीं करनी थी फिर तुमने अपनी जान पर खेलकर हमें क्यों प्रोटेक्ट किया? रानी के इस सवाल पर कुछ देर खामोश रहने के बाद ब्लैक कैट ने कहा, नहीं, मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया था ताकि मैं किंग की सिक्योरिटी गार्ड बन सकूं। ब्लैक कैट का ऐसा जवाब सुनकर वहां खड़े सभी लोग शॉक हो गए। रानी आलिसा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ब्लैक कैट ने रानी को प्रोटेक्ट करने का ऑफर ठुकराकर किंग के सिक्योरिटी गार्ड बनने की इच्छा जताई थी। ब्लैक कैट की ये बात सुनकर किंग कुछ देर तक हैरानी से ब्लैक कैट की ओर देखता रहा, मगर ब्लैक कैट ने भी किंग की नजरों से अपनी नजरें हटाई नहीं। इसलिए किंग ने अपनी नजरें झुकाकर यहाँ वहाँ देखना शुरू कर दिया। किंग ब्लैक कैट के सामने काफी अनकंफर्टेबल हो रहा था। ये सब कुछ देखकर रानी आलिसा काफी हैरान हो रही थी। उसने अटकती हुई आवाज में ब्लैक कैट की बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, मुझे नहीं लगता किंग किसी भी लड़की को अपनी क्लोज सिक्योरिटी गार्ड रखना पसंद करेगा। मैं किंग को अच्छी तरह से जानती हूँ। रानी आलिसा का ये जवाब सुनते ही ब्लैक कैट ने अपने कुछ कदम किंग की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप ये बात एक बार किंग से ही पूछ लीजिए। ब्लैक कैट तेज नजरों से किंग की ओर देख रही थी। किंग को ऐसा लग रहा था जैसे ब्लैक कैट उससे नकाब के आर पार देख रही थी। रानी आलिसा फटी हुई आंखों से कुछ देर तक ब्लैक कैट को देखती रही। उसके बाद उसने किंग की ओर अपनी नजरें घुमाकर कहा, किंग, ये कह रही है कि इसे तुम्हारी क्लोज सिक्योरिटी टीम में शामिल होना है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम इस लड़की को अपने पास आने के लिए कभी अलाउ नहीं करोगे, मगर ब्लैक कैट के बारे में तो तुमने भी जरूर सुन रखा होगा। तो क्या तुम्हें ब्लैक कैट के इस ऑफर का कोई जवाब देना है?
रानी आलिसा अच्छी तरह से जानती थी कि किंग कभी भी किसी औरत को अपनी क्लोज सिक्योरिटी टीम में शामिल नहीं कर सकता था। न सिर्फ ये बात किंग के लिए अनकंफर्टेबल होगी, बल्कि किंग की मंगेतर अनिका को भी शायद ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इस बात का कॉन्फिडेंस था रानी आलिसा को। वो जानती थी कि किंग ब्लैक कैट के इस प्रपोजल को ठुकराने वाला था। ब्लैक कैट अभी भी तेज नजरों से किंग की ओर देख रही थी। किंग समझ चुका था कि ब्लैक कैट ने उसके पूरे प्लान को पढ़ लिया था। वैसे तो किंग अनिका को इतने खतरनाक मिशन पर अपने साथ नहीं ले जा सकता था, मगर अब किंग इतना तो जान चुका था कि ब्लैक कैट यानी कि अनिका ने उसकी पूरी प्लानिंग पढ़ ली थी और वो उसका पीछा करते हुए बड़ी आसानी से रानी के साथ फ्रांस पहुंच सकती थी। इसलिए अब उसे रोकने का कोई फायदा नहीं था। किंग अभी भी ब्लैक कैट की नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी जेब में रखने के बाद कमरे में यहाँ वहाँ नजरें घुमाते हुए रानी आलिसा से कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। ब्लैक कैट अगर खुद मेरे क्लोज सिक्योरिटी टीम में शामिल होगी तो ये मेरे लिए बेहद गर्व की बात होगी। किंग का ये फैसला सुनने के बाद रानी आलिसा हैरान रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आज से पहले किंग ने कभी भी किसी के सामने इतनी आसानी से सरेंडर नहीं किया था। वो खुद अभी अभी देख चुकी थी कि एक रियासत की रानी को भी किंग ने अपनी बातों में फंसाकर किस तरह से अपना काम निकलवाया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना तेज और चालाक बिजनेसमैन इतनी आसानी से किसी के ऑफर को कैसे मान सकता था। इस पूरी की पूरी बात में ब्लैक कैट की कोई साजिश भी शामिल हो सकती थी। किंग उसे इतनी लाइटली क्यों ले रहा था, ये बात रानी आलिसा की समझ के बाहर थी। उसने दोबारा से अटकती हुई आवाज में किंग से पूछा, मिस्टर किंग, आर यू श्योर कि आप ब्लैक कैट को अपना क्लोज सिक्योरिटी गार्ड बनाना चाहते हैं? किंग ने भी बिना ब्लैक कैट की ओर देखे रानी आलिसा की बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने कहा ना, मेरे लिए ये ऑनरेबल की बात होगी। रानी आलिसा ने अपने कदम किंग की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मंगेतर को ये बात मंजूर होगी? रानी आलिसा के सवाल पर किंग ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वो अब मेरी मंगेतर नहीं है।